Hello everyone, welcome to the Learning Group ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, एमपी बोर्ड के, ठीक है, 10th क्लास के आईटी के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे थे पिछले 4 सालों के, ठीक है ना। तो इसमें हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया था भाई, 2025 का आईटी का क्वेश्चन पेपर है ना, लास्ट ईयर का सबसे पहले सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट करे थे हमने, 5 नंबर वाले कंप्लीट करे थे और 7 नंबर वाले, ठीक है। तो हमारा 2025 का पेपर जो था पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम 2024 के, ठीक है, 2023 के और 2022 के पेपर के सारे 3 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम 2024, 2023 और 2022, ठीक है, इन सभी के क्या करेंगे, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने अभी तक, ठीक है, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, ठीक है, इसमें मैंने 2024 वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो शेष रह गया है वो रह गया है 2023 और 2022, ठीक है। 2023 और 2022 के जो 5 नंबर है ये हमारे शेष रह गए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है, वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। और हम कौन सा साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2023 का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आपसे पूछे गए थे, ठीक है, और उनको हम साथ ही साथ उनके मॉडल आंसर, ठीक है, और हमें एग्जाम में किस अप्रोच के साथ लिखना है वो हम क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कि हमारे पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे 6 क्वेश्चन जो होते हैं ये 5 नंबर वाले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमें 30 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिल रहे होते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम 2023 के क्वेश्चंस 5 नंबर वाले कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपको एक क्लास और मिल रही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 2022 के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 3 नंबर कंप्लीट कर लिया और 5 नंबर अपना कंप्लीट कर। अब हमारे पास शेष बचेगा केवल 7 नंबर वाले क्वेश्चन, है ना। तो इसके बाद मैं आपसे क्या करूंगा, 2024 से लेकर, ठीक है, 2022 तक के, ठीक है, 2022 तक के जो 7 नंबर वाले क्वेश्चन है ये आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम के पहले, आपका एग्जाम 14 फरवरी को है, तो हम कोशिश करेंगे कि 14 फरवरी के पहले हम पिछले 4 सालों के जो पेपर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2023 में हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखने के लिए मिल रहे होते हैं 5 नंबर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे जो 5 नंबर में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टीओसी, जिसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, क्या है, ये आपसे पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको पहले भी देखा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मल्टीपल ऑपरेशंस क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, ठीक है ना, और मेरे पास ऐसी डिमांड भी आई थी कि सर ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, इसको थोड़ा ठीक से आप बताइए, है ना, कि इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे और उसमें क्या लिखना है ना। तो इसको हम विशेष रूप से क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है डेटा और सूचना। इसके बारे में आपको 5 नंबर में लिखना था कि डेटा क्या होता है और सूचना क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने काफी बार आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है संचार वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल ही रहा है, चाहे गैर मौखिक संचार हो ना मौखिक संचार हो, ये हमसे पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं उद्यमशीलता क्या है, आप इसको अपने शब्दों में क्या करिए, समझाइए। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर 6 पर। तो आपसे पूछा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये आपको रोजगार कौशल से देखने के लिए मिल जाएगा, यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक लिंक मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक सीरीज और स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम एग्जाम में
90 प्लस या 90 प्लस नंबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, या हम 90 प्लस नंबर जो लाने का अप्रोच है वो हम एग्जाम के अंदर क्या रख रहे होंगे, इस पर एक सीरीज मैंने बनाई थी। उस सीरीज में लगभग 13 से 14 क्लासेस मैंने लिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, उसको भी आप है ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या सीधे आप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जा रहे होंगे तो वहां पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो ये है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका डेटा एंट्री के यूनिट नंबर किसका है, 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर का, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं इसका मॉडल आंसर, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट किसी डॉक्यूमेंट की एक इंडेक्स पेज की तरह होता है, ठीक है, इंडेक्स पेज की तरह होता है। जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसका जो फर्स्ट पेज होता है या इंडेक्स पेज होता है, या किसी बुक की हम बात करते हैं ना, तो उसका जो इंडेक्स पेज होता है जिसको हम विषय वस्तु कहते हैं, कुछ उसके तरह होता है, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी बुक या रिपोर्ट में कौन सा टॉपिक किस पेज पर है ना, एक इंडेक्स की तरह होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसमें टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग की मदद से इसको क्या होता है, बनाया जाता है। इसमें एक लेफ्ट साइड जो है ना, एक क्या होती है इसमें लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, और एक क्या होगी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग मिलेगी, है ना। लेफ्ट साइड हमें क्या मिलेगी, टाइटल मिलेगा, हेडिंग मिलेगी और सब हेडिंग मिलेगी हमें कहां पर, लेफ्ट साइड। और राइट साइड हमें क्या मिलेगा, तो राइट साइड हमें मिलेगा यहां पर क्या मिलेगा, पेज का नंबर, ठीक है ना, ये होते हैं, ठीक है, जनरली। फिर हम बात कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये आमतौर पर हर बुक या रिपोर्ट में दूसरा या तीसरा पेज होता है, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से 4 से 5 पॉइंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट को बता सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो आंसर बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है ना, जो आपको मैं इसमें लगा के दे रहा हूं, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं क्लास की, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसा है कि हम 2 लाइन में क्या कर रहे होंगे, एक इंट्रोडक्शन बना रहे होंगे, उसके बाद हम मेन पॉइंट्स लिख रहे होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5, और उसके बाद हम एक छोटा सा 1 से 2 लाइन का निष्कर्ष बना रहे होंगे। तो हमने इस तरीके से क्या किया था, 5 नंबर के क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करी थी या इसकी फॉर्मेटिंग करी थी कि हम इस तरीके से इसको बना रहे होंगे, है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं कि टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट को हिंदी में विषय सूची कहते हैं। यह दस्तावेज के मुख्य अध्यायों, शीर्षक यानी हेडिंग्स और उप शीर्षक की एक सूची होती है, जिसमें उनके पृष्ठ क्रमांक या पेज नंबर भी क्या होते हैं, दिए होते हैं। ये हमारा क्या बन गया भाई, एक परिचय बन गया, एक इंट्रोडक्शन बन गया। अब मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट हम क्वेश्चन से रिलेटेड क्या लिख रहे होंगे कि टीओसी दस्तावेज की शुरुआत में या किसी निर्धारित स्थान पर बनाई जाती है। यह हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आदि पर आधारित होती है। टीओसी की सहायता से पाठक है ना, या यूजर किसी भी अध्याय या विषय को आसानी से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसमें दिए गए शीर्षक क्लिक करने पर सीधे हम उस पृष्ठ पर क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं या पहुंचा जा सकता है। दस्तावेज में बदलाव होने पर टीओसी को अपडेट करके स्वतः सही किया जा सकता है। ये हमारा मेन पॉइंट्स होगा। इसके बाद हम एक निष्कर्ष बना रहे होंगे या कंक्लूजन बना रहे होंगे कि टीओसी बड़े दस्तावेजों जैसे कि पुस्तक हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस को व्यवस्थित और उपयोगी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये एक शानदार आंसर आपके सामने बन रहा होगा 5 नंबर के लिए, जिसमें एग्जामिनर को पढ़ने के बाद है ना आपका क्वेश्चन जो है वो अलग दिख रहा होगा बाकी लोगों से ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें 5 नंबर इस क्वेश्चन में बड़े आसानी से मिल रहे होंगे, ठीक है। और भी मैंने आंसर राइटिंग में इसकी बारीकियों पर चर्चा करी है कि एग्जाम में हम ड्राफ्टिंग या किस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख रहे होंगे, जिससे हमारा एक अप्रोच जो है वो एग्जाम में अलग दिख रहा होगा और हम पूरे नंबर लेके आ रहे होंगे। ये 90 प्लस सीरीज में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मल्टीपल ऑपरेशंस क्या है, उदाहरण सही समझो। अब कुछ बच्चे एग्जाम के दौरान जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बड़े कंफ्यूज थे कि सर मल्टीपल ऑपरेशंस जो है क्वेश्चन, इसमें हमें क्या लिखना है ना, हम एक्सेल के फॉर्मूले लिख के आए या क्या लिख के आए, है ना, या किस तरीके से हमसे ये पूछा जाए। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर पढ़ा हुआ है या हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हमें हर टॉपिक के बारे में किताब के अंदर जितने भी टॉपिक्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, अगर हमने हर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या 1 से 2 लाइन या 3 लाइन हमें हर टॉपिक के बारे में याद होगी, तो हम एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है, हम एग्जाम को बड़े आसानी से कवर कर रहे होंगे। मैं इस अप्रोच के बारे में भी आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो हम बताएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस, एक ही समय में एक साथ एक से अधिक क्रियाएं या ऑपरेशन करना क्या कहलाता है, मल्टी ऑपरेशन कहलाता है। कंप्यूटर में हम बात कर लें या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि लिब्रे ऑफिस या कैल्क में, जब किसी कार्य को करने के लिए जैसे जोड़ है, घटाना है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि कई क्रियाएं एक साथ जब की जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस बोलते हैं। ये आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, है ना, ठीक है। उसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब इसमें मुख्य बिंदु हम क्या लिख रहे होंगे, इसमें एक से अधिक गणनाएं एक ही फॉर्मूले या प्रक्रिया में की जाती हैं, बिल्कुल ठीक है।
इससे समय की बचत होती है और कार्य जल्दी पूरा होता है, ये भी ठीक है। मल्टीपल ऑपरेशंस का उपयोग विशेष रूप से स्प्रेडशीट में किया जाता है, ठीक है। यह डेटा की गणना को आसान और सटीक बनाता है, ये भी ठीक है। बड़े डेटा पर काम करते हुए ये क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है, ठीक। अब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि यदि किसी छात्र के अंकों की कुल संख्या और औसत निकालना हो तो एक ही फॉर्मूले में जोड़ और भाग दोनों क्रियाएं हम कर सकते हैं। औसत निकालने में क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास 4 नंबर लिखे हुए 5 + 4 + 5 + 4 है ना। तो मुझे औसत निकालना, तो पहले मैं इन नंबर्स को जोड़ूंगा, तो मैं देखूंगा भाई इन नंबर को हम जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। नंबर कितने हैं आपके पास, 4, तो आप क्या करोगे, इससे 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आप देखोगे ये क्या निकल आएगा, औसत या एवरेज निकल आएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यही फॉर्मूला हमने बनाया कि हमने a1 + a2 + a3 है ना, 3 नंबर्स को जोड़ा और हमने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल ऑपरेशन, मतलब हम इसमें सीधा औसत निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो लिखा भी है कि इस उदाहरण में एडिशन और भाग जो है, दो ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं भाई, एक साथ किए जा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस का नाम दे रहे हैं। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं कि जब एक ही कार्य में एक से अधिक गणनाएं या क्रियाएं की जाती हैं तो उसे मल्टीपल ऑपरेशंस कहा जाता है। तो इसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, 5 नंबर के लिए एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि डेटा और सूचना को बताएं, है ना, 2023 में पूछा गया था 5 नंबर के अंदर कि डेटा और सूचना को बताएं। तो डेटा हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि डेटा क्या होता है, तो रॉ फैक्ट और आंकड़ों का क्या होता है, समूह होता है जिनका अपने आप में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। डेटा को जब तक व्यवस्थित या संसाधित या प्रोसेस नहीं किया जाता तब तक उससे कोई सही निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहाँ पर 50 लिखा है, 65 लिखा है, 72 लिखा है ना, राम श्याम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2026 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डाटा है। अब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि भाई ये किस चीज से संबंधित है, किसी का नाम है, कोई अंक है ना। तो रॉ फैक्ट जो होते हैं वो डेटा कहलाते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूचना, ठीक है। तो सूचना वह होती है जो डेटा को संसाधित, व्यवस्थित और विश्लेषित करने के बाद क्या होती है, प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन या सूचना। सूचना कैसी होती है, अर्थपूर्ण होती है। सूचना कैसी होती है, अर्थपूर्ण होती है और डाटा का कोई अर्थ निकाला नहीं जाता, और निर्णय लेने में क्या होता है, ये सहायक होता है। जैसे उदाहरण, राम के परीक्षा में 72 अंक आए और वही क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, इस इन्फॉर्मेशन में डाटा तो यूज हुआ है, पर क्या हो रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है कि जो 72 था वो क्या थे, राम के नंबर थे, ये हमें समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गई, आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। आगे आप देखेंगे डेटा और सूचना में अंतर, है ना। अगर हमसे इसके बारे में पूछा जाता तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डेटा जो है वो रॉ फैक्ट होता है, जबकि सूचना संसाधित होती है या प्रोसेस्ड होती है। डेटा अर्थहीन हो सकता है पर सूचना अर्थपूर्ण होती है। डेटा से सूचना प्राप्त की जाती है, ठीक है, डेटा से ही क्या होती है, सूचना प्राप्त की जाती है। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं, तो डेटा सूचना का आधार होता है और सूचना से सही निर्णय लेने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार कितने प्रकार का होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। रोजगार कौशल के यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है ना, तो यूनिट 1, ठीक है, से लिया गया है, ठीक है। तो मौखिक संचार वह संचार होता है जिसमें क्या होता है, जनरली शब्दों का प्रयोग बोलकर किया जाता है। इसमें वक्ता और श्रोता के बीच विचारों, भावनाओं और सूचना का आदान प्रदान आवाज और भाषा के माध्यम से होता है। ये हमारी बन गई क्या भाई, परिभाषा किसकी, मौखिक संचार। अब देखो क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाए या 7 नंबर में, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी तरीके से तोड़ के क्वेश्चन को लिखना है। अब क्वेश्चन को आप तोड़ोगे तो पहला पार्ट आपसे पूछा गया कि भैया मौखिक संचार क्या है, तो हमने बता दिया कि ये मौखिक संचार है, उसका एक उदाहरण बता दिया, हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब इस पार्ट पे 2 नंबर होंगे तो आपको पूरे मिल जाएंगे। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि मौखिक संचार के प्रकार कितने हैं, तो आपने प्रकार बता दिए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को उसी तरीके से क्या करना है, तोड़ के बताना। कुछ लोग जनरली क्या करते हैं एग्जाम में कि उन्होंने देखा मौखिक संचार क्या है, इसके प्रकार बताओ, तो हमने सीधे लिखा कि मौखिक संचार का प्रकार पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और हमने खत्म कर दिया, है ना। तो वहां पर आप देखोगे कि आपको 3 नंबर मिल रहे होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपने उस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से क्वेश्चन को नहीं बताया, ठीक है ना। उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शिक्षक का पढ़ाना, भाषण देना, बातचीत करना, फोन पे बात करना, ये सब क्या है भाई, ये मौखिक संचारण के उदाहरण है, या किसके हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं, मौखिक संचार के प्रकार क्या है। तो मौखिक संचार जो होता है ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, और इसके जो भी प्रकार है वो इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा इसमें हम जिसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक मौखिक संचार। तो यह संचार निश्चित नियमों और औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। जैसे
कोई भाषण देना है, कोई मीटिंग देना है, कोई इंटरव्यू देना है, कक्षा में पढ़ाना है, ये कैसा होता है? फॉर्मल होता है, औपचारिक संचार कहलाता है। मतलब इसमें हम औपचारिकताओं को क्या करते हैं? ध्यान में रखकर संचार करते हैं। जहां जो बोलना है उसके लिए जो भी गाइडलाइन या जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे होते हैं? बात कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक मौखिक संचार। इसमें क्या होता है? ये संचार बिना किसी नियम या बिना किसी औपचारिकता के होता है। पर ये किसके साथ होता है? जब आप किसी अपने मित्रों से, परिवारजनों से, अपने सहपाठियों से बात कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे नमस्ते करते हैं या एक फॉर्मल तरीके से बात करते? नहीं करते। हम कैसे भी बात कर सकते हैं, अपने अंदाज में बात कर सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। कोई रूल फॉलो करना नहीं होता है ना, सीधे आप बात कर सकते हो बिना गुड मॉर्निंग या बिना नमस्ते के। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक संचार क्या कहते हैं? ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि मौखिक संचार के महत्वपूर्ण रूपों में अगर हम बात करें तो पारस्परिक संचार आता है, ठीक है ना, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों से बात करना शामिल होता है। छोटे समूह में संचार होता है, जिसमें हम, है ना, कुछ 5-7 लोगों के साथ एक समूह में मीटिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये छोटे समूह में संचार कहलाता है। ये इसके क्या होते हैं? रूप होते हैं ना संचार के, मौखिक संचार के, है ना। सार्वजनिक संचार इसका एक रूप होता है ना। तो ये आप लिख सकते हो कि संचार के ये क्या होते हैं? रूप होते हैं। और ये किताब में भी आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। पारस्परिक संचार, छोटे समूह में संचार, सार्वजनिक संचार, ये दिए हुए, तो ये भी आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। पर एक्चुअल जो टाइप होते हैं वो इसके 2 टाइप होते हैं मौखिक संचार के। एक होता है आपका औपचारिक, दूसरा कौन सा होता है? अनौपचारिक। उसके अंतर्गत फिर ये सारे टाइप्स आपके शामिल होते हैं, ठीक है। निष्कर्ष हम बात कर लेते हैं तो मौखिक संचार जो है विचारों को तुरंत और प्रभावी ढंग से क्या करता है? व्यक्त करने का एक माध्यम है। और यह औपचारिक व अनौपचारिक 2 प्रकार का हो सकता है, ऐसा आप निष्कर्ष में बता सकते हैं, ठीक है। 5th नंबर के क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया कि उद्यमशीलता क्या है, आप अपने शब्दों में समझाइए। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन इन ऑन वर्ड्स। मतलब हमें अपने शब्दों में समझाना है कि उद्यमशीलता क्या है, ठीक है। अब ध्यान देना, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसको हम ऐसा ना करें कि हम 2-3 लाइन में लिख कर आ जाएं, फिर आप देखोगे आपकी मार्किंग जो है ना, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है। अगर आपको 90 प्लस नंबर चाहिए है या 95 प्लस नंबर एग्जाम के अंदर लेकर आना है, तो हमें एक नंबर भी अपना कहीं पर, है ना, गंवाना नहीं है, या एक नंबर पे कहीं हमें ऐसा नहीं करना कि हमारा एक नंबर यहाँ से इजीली कट जाए, है ना। तो इस चीज़ का हमें बेसिक ध्यान रखना होता है, ठीक है, खासकर बड़े क्वेश्चंस में, है ना। 5 नंबर 7 नंबर में बार बार मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर काटे जा सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के नंबर कटते हैं 5 मार्क्स में और 7 मार्क्स में। 3 नंबर में तो आप बढ़िया लिख कर आ रहे होंगे, आपको 3 नंबर मिल ही जाएंगे, उसमें क्या काटा जाएगा, ठीक है। अगर आपने ठीक ठाक लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, उसमें कुछ हमारा, है ना, रोल ज़्यादा नहीं होता। अगर सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा, गलत होगा तो नंबर वहाँ कट जाएगा। पर यहाँ पर रोल होता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपने प्रॉपर, है ना, फॉर्मेटिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा तो यहाँ पर नंबर काटे जा सकते हैं। आपको 4 नंबर मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उद्यमशीलता जो है वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नए विचारों को पहचान कर, जोखिम उठाकर और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करके अपना एवं स्वयं का व्यवसाय क्या करता है, या उद्यम क्या करता है, शुरू करता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं उद्यमी कहते हैं, या क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। अब मुख्य बिंदु हमारे क्वेश्चन के क्या हो गए, जो हमसे पूछा गया कि उद्यमशीलता क्या है। आपने ये परिभाषा तो बता दी, अब इसको अपने शब्दों में समझाओ कि इसमें और क्या होता है। तो उद्यमशीलता में नए विचारों और नवाचार या इनोवेशन का इंपॉर्टेंस होता है या महत्व होता है। इसमें जोखिम उठाने की क्षमता आवश्यक होती है, ठीक है। उद्यमी क्या करता है, रोजगार का सृजन करता है, ना केवल रोजगार खोजता है, बल्कि क्या करता है, रोजगार का सृजन भी करता है और दूसरे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। उद्यमशीलता से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को भी क्या करता है, बढ़ाता है या बढ़ाती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति छोटी पूंजी से कोई किराना दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एक बृहद रूप ले लेता है या बड़ा हो जाता है, जिसमें वो 4 लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो जाता है या रोजगार उपलब्ध करा पाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उद्यमशीलता कहते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं तो आप एक निष्कर्ष भी यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव, कि उद्यमशीलता समाज और देश के विकास की आधारशिला है, क्योंकि यह नए अवसर और रोजगार का सृजन करती है या रोजगार पैदा करती है। तो आप देखोगे कंप्लीट 5 मार्क्स का आपका क्या बन रहा होगा, बोर्ड एग्जाम का एक शानदार आंसर आपके सामने बन रहा होगा। तो इस अप्रोच के साथ हम लिख रहे होंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, या लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पर ध्यान देना, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th क्लास में भी पूछा जाता है, 10th बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझाओ। तो हम यहाँ पर एक वही पुरानी सी एक परिभाषा लिख देते हैं, है ना, कि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, खत्म हो गया। तो हमें थोड़ा सा इसमें कुछ नया, है ना, लेकर आना है, या इसको थोड़ा सा हमें एडवांस, है ना, बनाना है या बेहतर बनाना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बात हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर,
कंप्यूटर हार्डवेयर वे भौतिक भाग या फिजिकल पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। अब इसके बाद आप एग्जांपल लिखोगे, कीबोर्ड इसके अंदर शामिल होता है, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सब शामिल हो गया। अब इससे संबंधित कुछ जुड़े हुए हम मुख्य बिंदु लिख सकते हैं कि हार्डवेयर ठोस और भौतिक है ना होते हैं, ये कंप्यूटर के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर अपने आप काम नहीं करता। ठीक है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है वो निर्देशों या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम का क्या होते हैं, समूह होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अब यहां पर आपको ये नहीं लिखना है ना कि जो दिखाई नहीं देता वो सॉफ्टवेयर। अब इसमें ये चीज क्लियर नहीं, तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही ना कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट लिखना है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों या इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे छुआ जा सकता। अब आप लिख सकते हो, सही है। ठीक है, एग्जाम्पल, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, एमएस वर्ड है, लिब्रे ऑफिस है, एमएस पेंट है ना, एमएस एक्सेल है, ये सब क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन, फिर इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं। तो आप चाहें अगर है ना क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम ना 7 मार्क्स का पूछा गया तो आप इसको फिर थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एक एक लाइन में यहाँ से बता सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर ही आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो फिर आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। और हमसे केवल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा गया तो हम दोनों के बारे में है ना कम से कम इतना लिख दें कि हम 3 नंबर का जैसे हम क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं है ना, एक पार्ट को उतना लेकर चल सकते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या होंगे, सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर क्या होता है, बेकार होता है या कोई काम का नहीं होता, ये हम बता सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं निष्कर्ष पर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। हार्डवेयर अगर शरीर है तो सॉफ्टवेयर जो है उसकी आत्मा है। दोनों मिलकर ही ये कंप्यूटर को क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज हमने क्या किया भाई, 2023 की जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इनको अब सीरीज के माध्यम से या क्लास के माध्यम से हमने क्या किया, कवर किया। अगली क्लास में हम मिलेंगे 2022 के साथ, जिसमें हम 5 नंबर 2022 के क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हम 7 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे और लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, चारों साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो 80% पार्ट आपका है वो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से बनता है, जिसमें 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 7 नंबर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जिसमें आप देखोगे तो 35 मार्क्स आपको 7 नंबर में मिल रहे होते हैं। ठीक है, 30 नंबर आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मिल रहे होते हैं और 15 नंबर जो आपके होते हैं वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मिले। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट आपका बन रहा होता है, 80%, है ना। तो हम सबसे पहले इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी है। हमें पता है कि हमें 20 ऑब्जेक्टिव, जो 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, सारे सही करने हैं, क्योंकि ये भी सॉलिड नंबर होते हैं। अगर आपने सही किया है तो नंबर आपका कटेगा ही नहीं, आपको मिल ही जाएगा, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो आपका क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपके है ना मार्क्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 80 नंबर हमें यहाँ पर फोकस करने हैं। यहाँ से हम बिल्कुल उम्मीद करें, है ना, कि हम पूरे मार्क्स लेकर आ रहे हों और ये जो 20 नंबर हैं ये हम लेकर आ रहे हो, तब हम 90 के ऊपर है ना स्कोर कर सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है।